चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हम सभी ने सुना है, बट ये सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कौन होता है? तब मुझे बाद में विस्तार से पता चला कि ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएफए है या सीएएमबी है। जो भी स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए हो, फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंस में रुचि है तो मेरे एसएससी। अच्छा, ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा कमाइए और जितना पैसा बच जाए कम से कम खर्चा कीजिए। इन्वेस्टमेंट की बात आए जैसे, तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना ही सीएफए का काम होता कैसे है? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी का बड़ा पोर्टफोलियो फंड हो। सिर्फ एक स्टॉक मार्केट ही एक फाइनेंस नहीं हो गया। मेरे पैसे को मैं कैसे संभाल सकता हूँ, कैसे मैं उसे संभालूं जिससे मैं आज और कल एकदम ही अच्छी तरह जी सकूं। और या तो आप गोल्ड में डाल लीजिए या तो अपने ही घर के लॉकर में डाल लीजिए या ज्यादा से ज्यादा एफडी करा लीजिए। पैसे कमाता है उसमें से उसे कितना पैसा खर्च करना चाहिए? मतलब अगर मैंने ₹1,00,000 लगाए हैं तो कुछ चार्जेस लगा के जो मेरा ब्याज है उसमें से कट के कुछ पैसा आ जाएगा और मेरा ₹1,00,000 तो सेफ ही है ना। तो पोर्टफोलियो भी एक बकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हर चीज थोड़ी थोड़ी रहनी चाहिए। इसमें एफडी भी ऐसा नहीं है कि हम हटा ही दे पूरा। एफडी भी एक पार्ट रहना चाहिए और ये किसी के लिए भी नहीं। रेशियो बढ़ सकता है। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज आपको रोहन नाम के एक नवयुवक की कहानी सुनाता हूं। रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, एक कंपनी में जॉब करता है जिसकी सैलरी ठीक ठाक है। रोहन अपने दोस्तों की तरफ बहुत आकर्षित है, जो महंगे मोबाइल, लग्जरी गाड़ियां रखते हैं, आलीशान होटल्स में पार्टीज करते हैं। एक दिन रोहन दिखावे के चक्कर में लग्जरी मोबाइल और ब्रांडेड गाड़ी लेके आ गया। फिर जो पैसा बचत के रूप में रोहन का निवेश होना चाहिए था, वो सारा पैसा ईएमआई के रूप में बैंक में जाने लगा। कुछ महीने बीते, जब पैसा कुछ बच नहीं रहा था निवेश करने के लिए, खर्चे को भी पैसा कम पड़ रहा था, तो रोहन तनावग्रस्त रहने लगा। उसे ज्यादा चिंतित देखकर उसके दोस्तों ने उसका हाल जाना तो उसकी स्थिति के बारे में पता चला। फिर एक दिन एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि तुम साइड में स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों नहीं डालते हो, सुना है वहां लोग बहुत जल्दी पैसे वाले बनते हैं। रोहन ने दोस्तों की बात मानकर डीमैट अकाउंट खुलाया और कहीं सुनी बातों को सुनकर स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज के सारे पैसे उधार लेकर किसी से डाल दिए। बिना मार्केट स्टडी के पैसे डाले थे, सारे पैसे डूब गए। अब जिन्होंने उधार दिया था वो पैसे वापस मांगते हैं, खर्चे के लिए पैसे है नहीं, परिवार वाले पैसे मांगते हैं। तो रोहन और तनावग्रस्त रहने लगा। अब इस तनाव का असर उसके काम करने की शैली पे पड़ने लगा। अच्छी काम नहीं कर पाने की वजह से कंपनी से भी उसे जॉब से हाथ धोना पड़ा। हमारे देश में कई ऐसे रोहन हैं जिन्हें अपना कमाया हुआ पैसा किस प्रकार उपयोग में लाना चाहिए, इसकी अवेयरनेस की बहुत कमी है। इसी जागरूकता को हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। आज की हमारी बातचीत इसी विषय को लेकर है, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। आज के हमारे अतिथि का परिचय करा देता हूं, श्री निखिल जी अग्रवाल। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आप श्री पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सीएफए लेवल 3 क्लियर है। तो निखिल जी अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हम सभी ने सुना है, बट ये सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कौन होता है? पहले शुक्रिया आयुष जी मुझे इधर बुलाने का। तो जैसा आपने बोला सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये एक अपना ही स्पेशलाइज कोर्स है। इसकी इंस्टीट्यूट है अपना, इंस्टीट्यूट ऑफ सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये यूएस का कोर्स है और ये इसका स्पेशलाइजेशन पूरा फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल स्टडी सब के लिए है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये सब देख ले, थोड़े उच्च दर के फाइनेंशियल्स के लिए, तो मीन्स एक्सपर्टीज इन फाइनेंस आप एक तरह से बोल सकते हैं इसे। और अब जैसा आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि आपको सीएफए का जानकारी कम है, तो ये आपको ही नहीं, बहुत नवयुवक जो 11वीं या 12वीं में होते हैं, तो सबको, जैसे मेरे को भी पहले यही पता था कि सीए या एमबीए ये दो ही प्रसिद्ध कोर्स है कॉमर्स के लिए। उसके अलावा शायद कोई कोर्स ही नहीं है या फिर ज्यादा जागरूकता नहीं है। तो मुझे भी ये मेरे आर्टिकलशिप जब मैंने मुंबई में गया था तब मुझे बाद में विस्तार से पता चला कि ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएफए है या सीएएमबी है। जो भी स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए हो, फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंस में रुचि है तो मेरे सीएफए है। आपको कंपनी सेक्रेटरी या फिर कंपनी लॉ में या कंपनी सेक्रेटरियल वर्क में थोड़ी दिलचस्पी है तो सीएस हो गया। आपको कॉस्ट मैनेजमेंट ये सब कॉस्टिंग करने का शौक है तो सीएमए है। फिर ऐसे ही करके बहुत सारी स्पेशलाइजेशन, पीएचडी, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपको क्या पसंद है, आपकी क्या स्पेशलाइजेशन या क्या रुचि है जिसमें आप सोचते हो कि आप इसमें ज्यादा अच्छा कर सकते हैं,
तो ऐसे ऐसे कोर्सेज है, सिर्फ ये 2 कोर्सेज सीए एमबीए नहीं है। तो उनमें से सीएफए, जिसमें हमारे में अगर मैं थोड़ा और विस्तार से बताऊं तो उसमें 3 लेवल होते हैं, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 रहता है। पहले 2 लेवल एमसीक्यू टाइप रहते हैं, थर्ड थोड़ा रिटर्न टेस्ट रहता है। उसके बाद हमें 2 साल की प्रैक्टिस और करनी पड़ती है कोई फाइनेंशियल फॉर्म में। उसके बाद हमें एक चार्टर होल्डिंग मिलती है। तो मैं सर्टिफाइड चार्टर्ड होल्डिंग था मैं पिछले साल तक। अभी मैं सीएफए लेवल 3 क्लियर, क्योंकि मेरा ज़्यादातर प्रैक्टिस सीए में है, तो मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ अभी, और सीएफए लेवल 3 क्लियर। सीएफए एक्चुअल में करते क्या है? जैसे इन्वेस्टमेंट की बात आए जैसे, तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना ही सीएफए का काम होता है? ये एक हमारा कोर्स हो सकता है कि एक हमारा इन्वेस्टमेंट में जिसकी प्रैक्टिस हो। सीएफए सिर्फ एक थियोरेटिकली एक पढ़ाई है, फॉर एग्जांपल, जो आपको नॉलेज दे सकता है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी का बड़ा पोर्टफोलियो फंड हो, सिर्फ एक स्टॉक मार्केट ही एक फाइनेंस नहीं हो गया। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी का टेक ओवर होता है, उसमें भी फाइनेंस की रिपोर्ट्स लगती है, या बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं कि क्या इस चीज की कंपनी का भाव इतना सही है या नहीं। कहाँ, जहाँ पे एक फैमिली फर्म्स होते हैं जो बहुत ही अल्ट्रा एचएनआई फंड्स होते हैं, तो उनका फंड कहाँ लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी बहुत फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनमें से कुछ हो सकते हैं सीएफए। तो ये कोर्स एक स्पेशलाइजेशन देता है आपको फाइनेंस में, जिससे आपके पास ये योग्यता आ सकती है। पर वो डिपेंड करता है जैसे जैसे जिसका एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? जैसे कि हमारे देश में आज के समय में इसकी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ने लगी? तो पहले मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी आम तौर पे एक जेनरिक नॉलेज में ही इसका यही मतलब हुआ कि मेरे पैसे को मैं कैसे संभाल सकता हूँ, कैसे मैं इसे संभालूं जिससे मैं आज और कल एकदम ही अच्छी तरह जी सकूं और प्राथमिकता से इंडिपेंडेंटली जी सकूं। तो इसका मेन मीनिंग हुआ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो उसको मैनेज करना, तो अगर मैं लिटरेट हो पाऊंगा तो ही मैं अपने आप को मैनेज कर पाऊंगा। तो अब जैसे आपने बताया, जैसे कि कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल लिटरेसी पहले तो जैसे अगर आपको मैं बताऊं तो ज्यादातर यही रहता था कि ज्यादा से ज्यादा कमाइए और जितना पैसा बच जाए कम से कम खर्चा कीजिए, और या तो आप गोल्ड में डाल लीजिए, या तो अपने ही घर के लॉकर में डाल लीजिए, या ज्यादा से ज्यादा एफडी करा लीजिए। ये 3 प्राथमिकताएं होती थी, जो कि अब के दौर में बदलती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है। तो जैसे आज के समय में हम समझते हैं कि एक व्यक्ति जो मान लीजिए पैसे कमाता है, उसमें से उसे कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना पैसा उसे इमरजेंसी फंड के रूप में बचत करनी चाहिए, और कितना पैसा उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका आकलन यदि हम करें तो आपकी क्या इसके अंदर प्रतिक्रिया है कि एक व्यक्ति को अपना बजट किस प्रकार से प्लान करना चाहिए? देखिए, इसमें सबकी एक्सपर्ट की या सबकी अलग अलग राय हो सकती है। मेरा ये मानना है, मेरा एक थंब रूल है इसमें 1:1:2 का, जिसमें अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपके 25 रुपए आपके घर खर्च में, जो भी डेली एक्सपेंडिचर है महीने के, उसमें जाने चाहिए। बाकी 25 रुपए कुछ इमरजेंसी फंड के लिए रहने चाहिए। जैसे कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो लिक्विड फंड्स में थोड़ा सा रहना चाहिए, जो कि आप कभी भी चाहें तो आज नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर आपका पैसा आ सके वैसा। तो इसमें भी कैटेगरी हो सकती है या फिर विभाग हो सकते हैं कि एकदम ही एक्सट्रीम की आज के आज पैसा मिल सके, या 2 दिन बाद या 7 दिन बाद। और तीसरा हो गया जो इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वो इन्वेस्टमेंट हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे आप और मेरे जैसे युवकों को, जिसके लिए अगर शादी हो चुकी है तो शादी एक बड़ा खर्चा हो गया, या फिर उसके बच्चे की खर्चा हो गया जो कि 5 साल बाद हो। मतलब इन्वेस्टमेंट होराइजन, मतलब अपना पैसे का कैसा लेन देन है उसका डिपेंड करता है कि वो कब से कब हो। तो इन्वेस्टमेंट वो डिपेंड करेगा। ये ज्यादातर मेरा आइडियल सिनेरियो है, पर ये डिपेंड कर सकता है। जैसे कि बताया, जैसे कि अभी ही नौकरी शुरू हुई हो तो ये पहला भाग जो है वो खर्चे शायद वो पूरा ही निकल सकते हैं। जी जी। और कुछ जो लेट रिटायरमेंट है तो उनका शायद ये भाग बढ़ भी सकता है कि उनके खर्चे बचे नहीं है ज्यादा, और उनके शायद इमरजेंसी फंड हो। तो ये आइडियल सिनेरियो है कि अगर आप 30 के या 50 की उम्र में है, तो अगर आपका भी जीवन अभी बहुत बाकी है तो ये सिनेरियो रहेगा, तो आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपका बड़ा रहेगा। जैसे आपने लिक्विडिटी की बात की, तो लिक्विडिटी व्यक्ति की पैसों में किस प्रकार है? क्या उसे कैश रखना चाहिए, या किस प्रकार के वो अपने फंड को एडजस्ट करे कि उसे जब जरूरत पड़े वो अपने पैसे ले पाए? देखिए, कैश तो जैसा आपने बताया वो सबसे ज्यादा लिक्विड हो गया। मतलब आज चाहिए तो ये तो अभी के अभी है, पर अब जैसे अपने को थोड़ा महंगाई से भी लड़ना ही है और अपने को थोड़ा सा लिक्विडिटी भी चाहिए, तो इसमें भी थोड़े भाग कर सकते हैं। जैसे एकदम एक्सट्रीम हो तो कुछ कैश रहना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अगर मेरे पास कुछ पैसा है तो वो थोड़ा रहना चाहिए। कभी भी आप मान लीजिए ऐसा, जैसे कि अगर कुछ मेडिकल बिल भी आया तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से मुझे 10 लाख रुपए चाहिए हो।
ऐसा तो मुमकिन कम है, बहुत मतलब हो सकता है पर मुमकिन बहुत कम है। तो इसलिए इतना ही रखना चाहिए, जैसे 50,000 या लाख रुपए, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आप मान सकते हो तो महीने का, एक पूरे महीने का जो बजट होता है उसके 2 महीने का जितना बजट है, तो उतना मैं इमरजेंसी फंड रखूं, तो उसमें आधे महीने का बजट मेरे पास रहे या 1 महीने का रहे, जो मैं एक बार कैश रख सकता हूँ। फिर मेरे पास लिक्विड के लिए बहुत ऑप्शन है, जैसे एक एफडी हो गया, एक गोल्ड हो गया। गोल्ड में मैं नहीं मान रहा हूँ कि ज्वेलरी ले, क्योंकि उससे अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहती है। तो गोल्ड बिस्किट हो गए आपके, गोल्ड ईटीएफ करके भी होते हैं, जो कि थोड़ा स्टॉक मार्केट से रहते हैं। इसमें होता क्या है, आपका फिजिकल गोल्ड नहीं आता है, आप गोल्ड के ईटीएफ्स, वो बॉन्ड्स भी नहीं है, मतलब एक शेयर टाइप, मतलब शेयर भी नहीं हुआ ये का, मतलब डिजिटली रह गया, तो आपके पास कुछ है नहीं, बट वो उसको फॉलो कर रहा है। तो वो 24 कैरेट को गोल्ड को आपने इमरजेंसी फंड के रूप में बताया, एफडी इन्वेस्टमेंट नहीं हो गई, निवेश नहीं होगा। और ये तो इसमें दो पहलू है इसमें भी, जैसे एफडी अगर इन्वेस्टमेंट, आप अगर मेन इन्वेस्टमेंट बोले तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि आप अगर एफडी के रेट्स देखें, जैसे 6 से 7.5%, 7.5 लास्ट जब होती है जब सीनियर सिटीजन, वो भी अब बहुत कम हो चुकी है। और इसमें मैं बैंक ही कंसिडर कर रहा हूँ, एनबीएफसी वो सबको नहीं। अगर बैंक में देखे तो 7.5 एकदम मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा नहीं मिलता है अपने। और जैसे अगर आप देखें तो एफडी एक व्हाइट मनी है, पूरा ये पूरा शो होता है अपने। तो अगर आप इनकम टैक्स जब फाइल करेंगे तो आप टैक्स स्लैब में आएंगे, तो इसका पूरा 30% या जो भी आप टैक्स स्लैब में रखते हैं, तो जैसे जैसे टैक्स करके आप नेट अगर देखेंगे तो मेरे हाथ में शायद 5.5-6% ही आ रहा है जी। और जितना आपको पता है महंगाई 6% से ज्यादा, यानी अपना इन्फ्लेशन ही 6% से ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो पैसा लगाया हुआ है वो पड़े पड़े कम होते जा रहा है। कैश तो चलो जीरो है, वो तो वैसे ही नहीं बढ़ रहा, पर ये जो मैं बढ़ाने की उम्मीद में रखा हुआ हूँ, जो आपने बोला मेन इन्वेस्टमेंट, तो अगर मेरी मेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने की जगह घट रही है तो उसका क्या ही फायदा हुआ। तो वैसा भी रह सकता है। और मैंने इसको लिक्विड फंड में क्यों बोला, क्योंकि एफडी की अनसर्टेनिटी कुछ नहीं, मतलब ये कभी गिर नहीं सकता ना। मतलब अगर मैंने लाख रुपए लगाए हैं तो कुछ चार्जेस लगा के जो मेरा ब्याज है उसमें से कट के कुछ पैसा आ जाएगा, और मेरा लाख रुपए तो सेफ ही है ना। तो जो मैं चाहता हूँ, ऑप्शन सेफ है। जैसे अगर आप एक कोई पोर्टफोलियो हो, तो जैसे हर एक बास्केट में सिर्फ एक ही तरह की चीजें नहीं रहना चाहिए, तो पोर्टफोलियो भी एक बकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हर चीज थोड़ी थोड़ी रहनी चाहिए, जिसमें एफडी भी ऐसा नहीं है कि हम हटा ही दे पूरा, एफडी भी एक पार्ट रहना चाहिए। और ये किसी के लिए भी नहीं, रेशियो बढ़ सकता है, जैसे कि लेट एज में शायद एफडी थोड़ी ज्यादा चाहिए क्योंकि मेडिकल बिल ज्यादा रहते हैं या कुछ ऐसा रहता है। यंग एज में शायद नहीं, यंग एज में थोड़ा रेशियो कम रहना चाहिए। और कभी कभी शायद फॉर एग्जांपल एक बड़ा खर्चा आपको दिख ही रहा है, जैसे शादी हो गई या फिर कोई बड़ा एजुकेशन का बिल दिख रहा है, तो शायद हम एफडी, जिसमें हमें 1 साल के अंदर हमें पता है कि पैसा निकालना है और हम नहीं चाहते कि वो ऊपर नीचे हो, तो वो हम कर सकते हैं। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं, पर ये ट्विकी है कि हम इसको थोड़ा एक्सचेंज फंड में कर सके कि इमरजेंसी में हमारे काम आ सके। अच्छा, आज के जमाने में आपको नहीं लगता कि हमारे बजट में, मैंने जैसे अभी बताया, स्पेंड, सेव और इन्वेस्ट, इन सब में स्पेंड को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। आज के युवा खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और बचा कम रहे, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें हम आपको बहुत ज्यादा क्या बोले कि इसमें हमारे जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सैलरीड क्लाइंट्स है, सब कुछ है। तो आजकल क्या मैं बोलूंगा, जैसे मैंने बताया, ये रेशियो तो फॉलो होने की तो दूर की बात है, लोग स्पेंड से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत कम बचता है। मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा, मेरा ही एक क्लाइंट है, उसकी 3 लाख रुपए प्रति महीने सैलरी है, मतलब 36 लाख रुपए, और मैं उसका रिटर्न भरता हूँ और मैं उसका काफी अच्छा कंसल्टेंट भी हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताते कि 50,000 से भी ज्यादा उनके पास पैसे बच नहीं पा रहे इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट में मैं दोनों भाग बोल रहा हूँ, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट। और इसमें गलती ना ऐसा है कि कोई खर्चे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें आजकल का जो कंज्यूमरिज्म है, मतलब स्पेंड हैबिट, जो ये बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज उन्होंने क्रैक कर लिए, इजी EMI, ल्यूक्रेटिव एड्स, जो सोशल कल्चर है, जिससे मतलब आकर्षण, जैसे आपने बताया था कि आकर्षित बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे अगर मैं मेरे 4 लोगों को कुछ महंगा फोन लेते हुए देखूं, जैसे मान लीजिए वो फोन चाहे 1 लाख रुपए का, मैं अभी तो दे नहीं सकता हूँ, शायद मैं 3 लाख की या 50,000 की सैलरी वाला हूँ, पर जैसे ये ऑफर आ जाता है कि नो कॉस्ट EMI है, आप 5,000 की EMI देखिए। जैसे मैंने एक ऐड देखा था, 5,000 की EMI में ही शायद लाख प्लस का फोन भी मिल रहा है, शायद 2 साल तक मुझे EMI ही भरनी है उसकी, पर वो मैं देने को रेडी हूँ। और जो कंपनियां हैं, आपको ये भी आश्चर्य होगा कि जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट, आपको लगता होगा इसमें मैं बेयर कर रहा हूँ, नहीं, उसमें भी कंपनी बेयर करने को रेडी है। इसका कारण क्या है, वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए उन लोगों को कैप्चर कर रही है जो कभी इस फोन के शायद इर्द गिर्द भी नहीं भटक सकते थे, अगर मैं उसको डायरेक्ट पेमेंट दे दूं या बैंक लोन के सिस्टम में अगर जाना चाहूं, तो इतना इजी एक्सेस नहीं था। आज भी आप देखेंगे लोन का प्रोसेस इतना आसान नहीं है, बहुत चीजें हैं,
पर अब वो नो कॉस्ट ईएमआई में देने को रेडी है, जिसका कारण क्या है, वो ऐसी सेल टैप इन करने लग रहे हैं जो शायद थे ही नहीं। आज अगर आप देखेंगे तो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, जिम के क्लाइंट्स हैं, ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं निखिल भाई मेरे को ये लेना पड़ता है। अब लेना पड़ता है पता नहीं, पर उनकी तनख्वाह 25-30 हजार रुपए है, और लाख उसमें रुपए का फोन वापरते हैं। शायद उससे ज्यादा है वो। ओह, तो क्योंकि तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इसका ये नहीं है, स्पेंडिज्म बढ़ चुका है। क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि आना महंगाई बढ़ गई, इसका एकदम ही गलत बोला जाए। मतलब महंगाई बढ़ी है, उसके हिसाब से लोगों की इनकम भी थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, ऐसा नहीं बोलूंगा महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है, पर लोगों का जो पैटर्न है कि स्पेंड हम करते हैं, एक ही लाइफ मिली है, जी लेते हैं। जहां आपको याद हो तो आपके हमारे मम्मी पापा हो, वो शायद अपने लिए बेसिक नेसेसिटी की चीजें नहीं लेते थे, अपने लिए खुद के लिए। अब लोगों को लगता है कि एक फॉरेन ट्रिप तो बेसिक नेसेसिटी है, तो बेसिक नेसेसिटी है, ऐसा भी लगने लग गया है। तो मतलब वही जहां पे स्पेंड था, मतलब जो बेसिक आइटम थे उस पे तो लोग थोड़ा बचाना, अभी भी बचाना चाह रहे हैं, जैसे अगर आटा दाल चावल उस पे अभी भी बचाने की देख रहे हैं। अच्छा। पर जो मतलब जिसपे शायद इतना नहीं देखना चाहिए कि उससे हेल्थ इश्यूज आते हैं, बट उसके अलावा जो लग्जरियस आइटम है जिसपे ईएमआई चालू, वो कोई नहीं देख रहा है। वो तो उनको लगता है कि ये तो मैं नहीं रखूंगा तो शायद मैं इस सोसाइटी में एक नीची कैटेगरी में देखा जाऊं। तो दिखावा या बोलो या कुछ ही बोलो कि वो बैठ चुका है। जैसे अगर शायद आप अपने घर पे हो तो शायद आपको रोकने टोकने का कोई हो, पर अगर सैलरी दुनिया में जहां पे भी आप बाहर निकल जाओ, वो रोकना टोकना भी कम हो जाए, या फिर वो माँ बाप ही ऐसा हो जाए। तो ये चीज चल रही है कि स्पेंडेबिलिटी जो मेरी है, मतलब मेरी जो क्या बोलते हैं, मेरी जो क्षमता है कि मेरे पास अभी 50,000 रुपए हैं तो मुझे 25 ही खर्च करने चाहिए, कुछ बचाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि मेरी ईएमआई ही 30,000 रुपए है, पर मेरे पास 20,000 फिर भी खर्चे के लिए है। तो वो पैटर्न हो गया कि 50,000 को तो बचाना है ही नहीं, इस 50,000 में मेरी ईएमआई और सब कुछ आ रहा है, तो यही मेरी दुनिया है। हाँ, 0-0 हो जाए, इन्वेस्ट तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अभी हम स्पेंड में भी ओवर कार्ड, आजकल आप देखोगे क्रेडिट कार्ड का अगर आप रेशियो देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड का रेशियो बढ़ता जा रहा है। लोगों को ऐसा देखा जा रहा है कि आपको इस महीने नहीं भरना है। लोगों को क्या लगता है इस महीने नहीं भरता, अगले महीने भरेंगे, अगले महीने की सैलरी से एडजस्ट कर लेंगे, और वो अगला महीना कभी आ ही नहीं रहा। तो मेरे पास अगर आप 50,000 है तो मैं 50,000 से भी ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो बिल आज नहीं पे करना ना, मुझे तो भविष्य में भी नहीं, मुझे अगले महीने ही पे करना, तो अगले महीने की सैलरी से एक बार पे कर दिया, चलो अब आगे देखेंगे। पर ऐसे ऐसे कर करके हो क्या रहा है कि शायद वो एक दिन आ ही नहीं रहा जब मेरे पास कुछ पैसा बच भी रहा है, तो स्पेंड पे ही खत्म हो रहा है। तो वो बहुत ही एक चिंताजनक स्थिति है। पर मैं एक बार, मुझे यान के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ कुछ देर वॉक करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे कहा था कि आयुष भाई, हमारे जमाने में जब हमारे पिताजी कमाते थे तब ये कहावत थी कि सबसे आसान काम क्या है, तो बोले राय देना, यानी किसी को एडवाइस देना। बहुत थिंग इन द वर्ल्ड इज टू गिव एडवाइस टू समवन। पर आज के आप युवाओं के जमाने में मैं देखता हूँ तो वो कहावत में परिवर्तन आ गया है। बोले सबसे आसान काम क्या है, बोले सबसे आसान काम है पैसा खर्च करना। द मोस्ट इजीएस्ट थिंग इज टू स्पेंड मनी। मतलब खर्चे करने के इतने साधन हो गए हैं व्यक्ति के पास कि वो अपना कमाया हुआ पैसा बचा ही नहीं पा रहा, उसे पग पग पर खर्चा दिख रहा है अपने। नहीं, आजकल वही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 1 रुपए भी नहीं है तो भी मैं चाहूँ तो लाख रुपए किसी प्लस का फोन ले सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। मेरे जेब में 1 रुपए भी नहीं है, मेरे को अगर ये चीज पसंद आ रही है तो मेरे को नहीं सोचना है। आजकल वो कंपनियों ने ही सोच के रखा है कि कैसे इनको देना है, मेरे को ईएमआई में बांध के, कैसे भी बांध के वो हो चुका है। अब इसमें उनकी गलती नहीं, वो तो हमेशा सोचेंगे कि हम बेचे, हम अपनी उन्नति करें, पर हम ये नहीं सोच पा रहे कि क्या ये मेरी क्षमता है अभी के लिए या फिर 3 से 4 महीने बाद। तो अभी वो हो चुका है। अभी जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस टू इन्वेस्ट, यानी निवेश के लिए सबसे अच्छे साधन कौन से हैं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए? इसमें आयुष जी मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा इस सवाल को। इससे पहले कुछ भी इन्वेस्ट कहाँ करना है क्या नहीं करना, उससे पहले जो मेरे हम पिताजी ने सबसे अच्छी आदत सिखाई थी कि सबसे पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट या फिर आपको अपने पैसे बचाने की आदत डालनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको पहले, अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए एसआईपी सबसे अच्छी चीज है। आजकल एसआईपी 100 रुपए से भी शुरू होती है, सबसे मिनिमम अमाउंट। तो अगर ये आदत रहती कि हर महीने मैं इतना बचा सकता हूँ, पहले मेरी ये आदत लगे, फिर मैं अगर सोचूं इन्वेस्ट तो अच्छा है। मतलब पहले ये चीज है कि एक कंटिन्यूस आदत होनी चाहिए कि पैसा बचाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि 1 महीने मैंने 50,000 बचा लिया फिर मैं बचा ही नहीं पा रहा हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मतलब स्टेप 1 विल ऑलवेज बी, मतलब पहला कदम हमेशा ये रहेगा कि मेरी आदत रहे कि मेरा पैसा बच पा रहा है या नहीं। अगर साल भर तक किसी इंसान ने सिर्फ कैश भी तिजोरी में रखा है तो भी वो बहुत ओके, वेरी गुड, यू हैव डन योर फर्स्ट स्टेप, कि आप कम से कम अपना पैसा बचा पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा ही करना है, पर सबसे पहली चीज यही है, बचाने की आदत होनी चाहिए। बचाने की आदत नहीं होगी ना
तो थोड़ी तकलीफ आ सकती है, मतलब फिर बाद में यही रहेगा कि वही चीज होगी कि 1-2 महीने के लिए किया, फिर बाद में नहीं वो हो बंद पा हो गया। तो पहला तो इन्वेस्टमेंट बचा, इन्वेस्टमेंट का ये दिमाग से ही होना चाहिए कि इस टू टू एटलीस्ट 1 तक तो मैं स्टार्ट करूं, कि मैं अपने कुछ प्रतिशत तो चालू कर पा रहा हूँ। और जब ये करते हो और जब अच्छा लगता है तो इसका भी नशा हो सकता है। तो पहला ये हुआ, फिर बाद में बहुत ऑप्शन है, जैसे जैसे लोगों के पास ज्ञान है, जैसे जिसके पास कुछ भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है और थोड़ा कम सेफली खेलना है, तो एटलीस्ट मैं एफडी प्रेफर नहीं करता, बट एटलीस्ट कैश में रहने से अच्छा और ना रहने से अच्छा तो एफडी और गोल्ड है। और गोल्ड आजकल बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, जैसे कि बहुत अच्छे आ रहे हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे सरकार के रहते हैं, सब है। पीपीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लोगों को पता नहीं, एक रिटायरमेंट पेंशन फंड्स है। ये तो चलो लॉन्ग टर्म फंड्स हो गए, बट उसके अलावा भी एफडी हो गए, गोल्ड हो गए। फिर हम थोड़ा स्टॉक मार्केट में जाए, जिसमें थोड़ा इंडेक्स को कॉपी करते हुए फंड, इसको आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं। इंडेक्स को ये जो थे, जो ज्यादातर इतने उछाल में नहीं रहते, इंडेक्स फंड एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं, निफ्टी हो सबको, तो उसके भी रिटर्न्स देखेंगे आप, अच्छे हैं। फिर आप फिर थोड़ा धीरे धीरे करके जा सकते हैं। फिर बाद में ईटीएफ्स आ गए, वो भी इंडेक्स फंड्स टाइप ही हो गए, उस पर जा सकते हैं। फिर आप एक्सपर्ट्स की राय लेने के लिए म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें बाकायदा एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि फंड लगाते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं कि हर फंड अच्छे ही रहे, थोड़ा सा आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर बाद में स्टॉक आ गए, वो एकदम ही थोड़ा सा रिस्की हो गया कि अब आपको देखना पड़ेगा एक कंपनी की परफॉर्मेंस है, ये सब। फिर इससे भी आगे जाना हो तो एफएनओ करके है, या फिर अपने बिटकॉइंस है, मतलब ऑप्शंस बहुत सारे। ये 2 लास्ट वाले ऑप्शंस मैं कम ही मानता हूँ, क्योंकि थोड़ा रिस्की भी ज्यादा है। और आरबीआई का अगर आपने स्टैट्स देखा हो तो 90+% में, आंकड़ा मेरे को थोड़ा याद नहीं है, बट 90+% यूजर, नॉट अमाउंट वाइज, यूजर्स हैव मेड लॉसेज इन एफएनओ। खुद मेरे जितने भी क्लाइंट है, मेरे से 2 क्लाइंट को छोड़ के 20 या 25 क्लाइंट होंगे, सबने लॉस किया। और ऐसा नहीं कि 5,000 10,000, लाखों में लॉसेस किए। अब उसका नशा क्या होता है कि पहला 1-2 हमने ट्रेड कर ली और इसमें कुछ अच्छा खासा फायदा हो जाता है। ऐसा होता है कि उन्होंने लगाया 1,000 रुपए, उन्होंने बताते हैं हमें, निखिल भाई 1,000-2,000 रुपए लगाए थे, 15,000 रुपए आ गए थे। ऐसा भी हुआ है उनके साथ। तो नशा सा हो गया कि कभी ना कभी पैसा आएगा। फिर वो जैसे लॉस करना शुरू किया तो उन्होंने वर्ड यूज किया, बहुत कॉमेडी था, कि एवरेजिंग करने लग गए। इसमें भी एक मीम था कि एवरेजिंग करते करते कंपनी ना खरीद लूं, वैसा वाला। तो उन्होंने इतनी एवरेजिंग कर ली, फिर भी वो लॉसेस में ही रहे। और लॉसेस करते करते इतना, मेरे एक क्लाइंट का ऐसा हो गया था, उसको घर बेचना पड़ गया अपना, जो खरीदा हुआ घर। उसको 30 से 35 लाख का खर्चा हुआ था, 50 लाख का उसका बेचारे का घर था, पर उसको खड़े रहने के लिए उसको घर बेचना पड़ा। ये जो लोग बिना एक्सपर्ट के शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, इसका ये क्या बहुत गंदी आदत है। लोगों को शेयर मार्केट में यदि पैसा डालना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट थोड़ी सी है, इसमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, लोगों को अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं बहुत सारे, पर बिना एडवाइस के सिर्फ मैंने आपसे सुन लिया, आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी अभी फाइनेंशियल मार्केट स्टडी नहीं कर, तो आप मेरे से भी राय लेंगे तो ये कोई सही राय नहीं हुई। ये शायद मेरे को कुछ स्टॉक्स ने या कुछ म्यूचुअल फंड में उस पीरियड में पैसा दिया, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो अगले पीरियड में भी दे। तो इसीलिए या तो आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर रखिए, अगर आपका फंड बड़ा है तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स मिल जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, बट जिसमें एक्सपर्ट्स हों थोड़े से। आप थोड़े रिपोर्ट्स पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए। आप सिर्फ चाहते हैं कि मेरा पैसा रातों रात बढ़ जाए, 2 का 5 हो जाए, तो लोग साइड बिजनेस के रूप में शेयर मार्केट को लेते हैं। वो तो साइड बिजनेस, आप जो वर्ड यूज करते हैं, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, साइड बिजनेस। इफ इट इज साइड आल्सो एंड बिजनेस, अगर बिजनेस भी है तो टाइम तो मांगता ही है ना। आप अगर चाहते हो पूरा दिन में रहूं और रात को या सुबह में 1-2 घंटे मैं न्यूज देख लो, और वो तो न्यूज सब देख रहे हैं, तो उसमें आपने अर्ली मूवर कहाँ लिया? आपने पहला कदम लिया नहीं, तो सब लोग प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, तो फिर से आपके पास पैसा नहीं रहा। तो इसमें बहुत रहता है कि आपको देखना पड़ता है, थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपको पैसा चाहिए तो शायद सैटरडे संडे निकालिए, अपना थोड़ा सा स्टडी कीजिए, और फिर जब थोड़ा आपको लगे रेडी रहे तो आप कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐप्स निकल गए जिसमें स्टिम्युलेशन, यानी बिना आप अपना पैसा लगाए, मतलब फेक मनी करके आप थोड़ा सा कर सकते हैं। 1-2 महीने आप उधर ट्राई कीजिए, अगर आप उधर पैसा बनाए, ऐसा नहीं कि उसमें बनाएंगे, बट एटलीस्ट आपको एक आदत लगे, प्रैक्टिस है कि हाँ मेरे ट्रेड सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, तो वो भी एक। देखिए, इन्वेस्ट तो करना ही है, एफडी ये सब पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती। गोल्ड ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन है, पर इसके अलावा भी एक अच्छा ऑप्शन चाहिए कि ताकि हम 20-25% इससे ज्यादा भी रिटर्न्स कमा सके। तो स्टॉक म्यूचुअल फंड में हमें उतरना पड़ेगा, और अगर कोई चीज में भी उतरना है तो उसका ज्ञान होना चाहिए। बिना नॉलेज की शेयर, बिना नॉलेज के कोई अच्छा नहीं। मैं तो बोलता है एफएनओ भी अगर करना हो तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, वरना एफएनओ भी अच्छा है। आप को जैसे बताया 1,000 का 15,000 तो लोग कर सकते हैं, पर उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। आप वीडियोस देखिए, आप यूट्यूब पे किसी में एक्सपर्ट में क्लासेस लीजिए। अगर नहीं ले रहे तो ये तो फिर सट्टा हो गया,
एक का दो, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा, मेरा तो पैसा जब आपने कुछ देखा ही नहीं है, आप सिर्फ ये सोच रहे हो, तो ये न्यूज तो पूरी मार्केट में चल रही है, सब लोगों ने यही दिखाया होगा, तो सब लोग तो एक ही साइड पे है, तो फिर आप ही सब जीतेंगे, तो हारेगा कौन? ओके सर, जो जीएसटी स्लैब्स में वर्तमान में परिवर्तन आए हैं, इससे आम आदमी के बजट पे कितना असर पड़ेगा? नहीं, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा कदम लिया है सरकार ने। तो सिर्फ जीएसटी नहीं, इनकम टैक्स में भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस साल से अब 12 लाख तक की रिबेट पे है। ऐसा नहीं कि छूट ही है कि किसी को टैक्स नहीं लगेगा, बट 85,000 तक का रिबेट है। तो अगर एक मध्यम लोगों को बोले तो उनके लिए तो शायद एग्जेम्प्ट ही हो गया है कि 12 लाख तक उनकी कमाई। तो इससे जो हमारा स्पेंडेबल, मतलब जो स्पेंडेबल इनकम था वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, तो हमारे हाथ में भी पैसा ज्यादा है। और जीएसटी के रेट्स कम करने से थोड़ा सा झंझट जो था नॉर्मल कंज्यूमर, वो भी कम हो गया, और लोगों को अब रेट्स भी कम पता है। और अब जो बेसिक नेसेसिटी की चीज थी, अगर आप ध्यान दे तो वो सब जो 12% पे थी या सब थी, उनको सरकार ने बहुत कम किया है। और सबसे एक जैसे इंश्योरेंस भी था, इंश्योरेंस अगर आपने ध्यान दिया हो तो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जो बेसिक थी जिसपे 18% था, अब वो डायरेक्ट 0 ही हो चुका है। तो इससे भी बहुत फायदा है। तो मतलब जो बेसिक, मतलब सरकार का भी बहुत फोकस है कि बेसिक नेसेसिटी की चीजों पे खर्चा ज्यादा हो, और जो एकदम ही बेसिक है जैसे मेडिसिन हो गए, इंश्योरेंस हो गए, उन पे तो 0 ही कर दिया है। ये कब तक रहे ये पता नहीं, पर जब तक है तब तक के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदा है। मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। लग्जरियस पे तो अभी भी 18% लगा है, उसमें जब वो 28 था वो भी 18 हो चुका है, तो उनके लिए भी फायदा है। बट एटलीस्ट वही है कि लग्जरी में जिनके पास इतना ज्यादा पैसा है उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, और मिडिल क्लास के लिए वो 10% शायद या फिर 5% बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि एक तो स्पेंडेबल इनकम भी ज्यादा दे दी, पैसा खर्च करने के लिए भी ज्यादा मिल रहा है, और अब उन सेम पैसों से ज्यादा चीजें भी मिल सकती। व्यापार पे असर पड़ेगा इससे? व्यापार पे बिल्कुल पड़ेगा। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा खर्च सकते रहेंगे और सस्ते में मिलेगी तो होगा। ये मेन इसका इकोनॉमी बूस्ट जो अपना है स्वतंत्र भारत के लिए मोदी जी का, इसके लिए ही है कि लोग ज्यादा स्पेंड रहेंगे, ज्यादा पैसे रहेंगे तो कुछ स्पेंड कर सके। तो स्पेंड करने के लिए भी लिमिट्स कम किए, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा ज्यादा से ज्यादा चीजें ले सके जरूरत की। तो ज्यादा आप ध्यान देंगे तो बेसिक नेसेसिटी पे ही ज्यादा ध्यान दिए गए है, ऐसा नहीं कि सब चीजों पे, और बेसिक्स पे तो ज्यादातर गौर दिया गया, जिसकी वजह से फायदा जरूर मिलेगा। आज की हमारी बातचीत खूब लाभकारी रही, आपका मार्गदर्शन हमें मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक जो ये देख रहे होंगे उन्हें इससे काफी बेनिफिट मिलेगा, और अपना बजट किस प्रकार बनाया जाए इसका प्रॉपर नॉलेज मिलेगा।